नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज से हम मूल विधि के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मूल विधि के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर आप तक पहुँचाया करेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है मूल विधि के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के इसके पार्ट 1 में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बताना है कि जो इंडियन पीनल कोड है यानी कि भारतीय दंड संहिता है, इसको कब लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड को कब लागू किया गया था। तो 1 जनवरी सन 1862 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आईपीसी जो था इसको 1 जनवरी सन 1862 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं। यानी कि आपको बताना है कि जो आपका आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इसमें कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो टोटल आपको 23 अध्याय और 511 धाराएं मिलेंगी आईपीसी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं आईपीसी में। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह लिस्ट आप देख लीजिएगा। लिस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक समिति का गठन किया गया था सीआरपीसी और आईपीसी की व्यापक समीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समिति का क्या नाम है, तो रणवीर सिंह। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है आपराधिक कानूनों यथा आईपीसी और सीआरपीसी की व्यापक समीक्षा के लिए रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न हो जाता है, तब इसे ध्यान दीजिएगा। रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है आईपीसी और सीआरपीसी की व्यापक समीक्षा के लिए, तब इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी जो समीक्षा है बीपीआरडी यानी कि इसको हम बोलते हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी के द्वारा यह समीक्षा की जाएगी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो आपका बीपीआरडी है, जो आपका पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, इसकी जो स्थापना थी सन 1970 में की गई थी। यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह छोटा सा फैक्ट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यह लिस्ट, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। आईपीसी और सीआरपीसी की छोटी सी लिस्ट है। तो आईपीसी क्या है, तो यह अपराध की परिभाषा को निर्धारित करता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है यह अपराध की परिभाषा को निर्धारित करता है। और सीआरपीसी क्या करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, यह आपराधिक कानूनों के विनियमन हेतु प्रक्रिया के बारे में सूचित करता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तथा यह जो आईपीसी, इसका प्रारूप का जो गठन है प्रथम विधि आयोग की अनुशंसाओं पर 1807 में इसका जो प्रारूप था, आप ध्यान दीजिएगा। जो आईपीसी का प्रारूप था यह प्रथम विधि आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1860 में तैयार किया गया था। तो फैक्ट भी आप याद देखिएगा। जो आपका प्रथम विधि आयोग था इसको कब गठित किया गया था, आप ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम विधि आयोग था इसको गठित किया गया था 1834 में। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है। 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किसके अंडर में, तो मैकाले के। किसके, तो मैकाले के अंडर में। तो प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था आपका था वह लॉर्ड मैकाले। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी ने जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को जो है संहिता बंद करने की अनुशंसा करी थी, इसी प्रथम विधि आयोग ने। तथा इसी आयोग की अनुशंसाओं पर 1860 में इसको तैयार किया गया था आईपीसी के प्रारूप को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह प्रथम विधि आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के गठन की बात करें, तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम विधि आयोग की अगर बात की जाए, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग था इसका जो गठन था किया गया था 1955 में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग था इसका गठन किया गया था 1955 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसके
प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्रथम विधि आयोग के? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग था जो 1955 में गठित किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, कुछ बेसिक जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद CRPC के अंतर्गत अगर हम देख लें तो जो CRPC है इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था तथा यह अपराध की जांच के लिए एक मशीनरी यानी कि तंत्र के रूप में कार्य करता। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता 1860 जो है इसकी धारा 1 किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 है यह किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 का संबंध आपको मिल जाएगा किससे? तो संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा। संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है धारा 1। तो ऑप्शन आपका C 100% सही है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो IPC के अंतर्गत यानी कि IPC के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो टोटल जो दंड हैं वो 5 प्रकार के दंड वर्तमान में इसके अधीन आते हैं IPC के अधीन। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो 5 में पहला आपका हो जाएगा मृत्यु दंड हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में आपका हो जाएगा आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास के बाद एक कारावास हो जाएगा। कारावास में आपका क्या होता है? सिंपल 2 प्रकार के कारावास होते हैं, एक आपका हो जाएगा कठिन कारावास और एक हो जाएगा सादा कारावास। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा संपत्ति की नीलामी, संपत्ति का जो है अपहरण, मतलब समपहरण, यानी कि संपत्ति का जो हरण है वो आता है आपका अगले दंड के अंतर्गत। और 5वें में आपका आ जाएगा जुर्माना। तो टोटल 5 प्रकार के दंड का जो है जिक्र है IPC में। कौन कौन सा? मृत्यु, आजीवन कारावास में आपके 2 आ जाएंगे, एक सादा कारावास और एक आपका हो जाएगा कठिन कारावास। इसके बाद तीसरा हो गया कारावास, चौथा आपका हो गया जुर्माना और 5वां आपका हो गया संपत्ति का समपहरण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। टोटल 5 प्रकार के दंड आते हैं वर्तमान में IPC में, तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है अपराध क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो अपराध क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, अपराध एक लोक दोष है, यानी कि ऑप्शन आपका A बिल्कुल सही है। जो अपराध है यह एक लोक दोष है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अपराध जो है किस धारा के अंतर्गत इसका जिक्र है? तो धारा जो 40 है यह अपराध से संबंधित है। धारा 40 जो है अपराध से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अपराध की 4 जो अवस्थाएं हैं उनका सही क्रम इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा। आशय सबसे पहले अपराध की प्रथम अवस्था होती है। आशय मतलब क्यों करना है, अपराध क्यों करना है, यानी कि आशय क्या होगा उस अपराध की। उस आशय मान लीजिए आपको समझ में आ गया अपराध क्यों करना, तो उसकी आप तैयारी करेंगे। उसके बाद तैयारी दूसरे नंबर पर आ गई, तैयारी के बाद आप प्रयत्न को करेंगे और प्रयत्न के बाद आपको परिणाम मिलेगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आशय, फिर तैयारी, फिर प्रयत्न, फिर परिणाम, ये 4 अवस्थाएं होती हैं अपराध की। तो ऑप्शन आपका C 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है मिथ्या साक्ष्य देना एक अपराध परिभाषा, यानी कि मिथ्या साक्ष्य का जो अपराध है वह किस IPC की धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो IPC की धारा जो आपकी 191 है, आप ध्यान दीजिएगा। IPC की जो धारा 191 है इसके अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देना अपराध को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो B है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। धारा 191, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है एक व्यक्ति द्वारा उसके प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया गया है। तो आपको बताना है कि उसे निम्न अपराध के लिए, मतलब उसे किस अपराध के लिए दंडित, उसके कार्य के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए दंडित किया जाएगा?
तो आप ध्यान दीजिएगा, इस कृत्य के लिए उसको जो उसके ऊपर राजद्रोह का अपराध लगाया जाएगा, यानी कि राजद्रोह के लिए उसको जो है दंडित किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति है अगर उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाता है तो उसको जो है उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। तथा यह जो राजद्रोह है किससे संबंधित धारा से, तो धारा आपका 124A, यानी कि आईपीसी की धारा जो 124A है यह राजद्रोह से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक जल्लाद जो मृत्यु दंड को निष्पादित करता है वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? तो आईपीसी की धारा जो 78 है इसके अंतर्गत जो जल्लाद होता है वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। अब धारा 78 कहती क्या है? तो धारा 78 आपकी कहती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो धारा 78 यह कहती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया जो कार्य है वह अपराध नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से आईपीसी की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आईपीसी की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है, देख लीजिए। तो आईपीसी की धारा 159, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आईपीसी की जो धारा 159 है यह दंगा को परिभाषित करती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या कहा गया 159 में कहा गया है जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। इसमें क्या कहा गया आप ध्यान दें, सिंपली इसमें कहा गया है जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़ते हैं, झगड़ते हैं तथा लोक शांति को भंग करते हैं तब यह कहा जाएगा कि वे दंगा कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 159 इसमें दंगा की परिभाषा दी गई है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा अगला जो धारा आपका धारा 160 है इसमें दंगा के लिए दंड का प्रावधान, यानी कि दंगा करने के लिए दंड का जो प्रावधान हुआ इसका जिक्र है धारा 160 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोक सेवकों के कृत्यों में जो है बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत अपराध बताया गया है? तो धारा 186 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। धारा 186 क्या करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोक सेवकों के लोक कृत्यों में स्वेच्छा से बाधा डालता है तो वह अपराधी के श्रेणी में आएगा और उसे दंड दिया जाएगा। इसमें से दंड का प्रावधान क्या है? इसमें से व्यक्ति को कारावास हो सकती है और जिसकी 3 माह की अवधि हो सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी लगाया सकता है, जुर्माने के अंतर्गत 500 रुपया उसको जुर्माना देना हो सकता है। दोनों में से कोई एक जो है अपराध के लिए उसको दंडित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह लोक सेवकों के कार्यों में बाधा डालता है स्वेच्छा से, तो उसे या तो दंड यानी कि उसे या तो कारावास की सजा दी जा सकती है या तो उसे जुर्माना। कारावास में मैक्सिमम उसे 3 महीने का कारावास हो सकता है, 3 महीने की जेल हो सकती है, या जुर्माने के तौर पर उसे 500 रुपये भरने पड़ेंगे। तो दोनों में से कोई एक उसे देना ही पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, धारा 186 आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारतीय दंड संहिता के किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का जो प्रावधान है आपका किया गया है धारा 120A में। किसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा आपका मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपका धारा 120B होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका। तो ऑप्शन को आप निगलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड का प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 120B के अंतर्गत किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 120B। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 120B के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो इसमें से किस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन जो ए है आपका, धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने पर जो है किसी व्यक्ति को या किसी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। आपकी धारा 121 कहती क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना, अगर कोई व्यक्ति यह सभी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, धारा 121। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीली अधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आरटीआई के अंतर्गत मान लीजिए प्रथम अपीली अधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कोई भी व्यक्ति जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील अपनी 90 दिनों के अंदर दर्ज करवा सकता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, 90 दिनों के अंदर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, किस जनहित याचिका के मामले में न्यायालय ने भारतीय सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं? काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो यह जनहित याचिका थी अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस जनहित याचिका में जो न्यायालय थे उसने आदेश दिया था कि जो सरकारी विभाग हैं वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने की समुचित व्यवस्था बनाएं तथा निवास योग्य परिवेश बनाएं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो झूठी गवाही न्यायालय में देता है तो उसको कितने वर्ष का दंड दिया जा सकता है? तो 7 वर्ष का दंड या जुर्माना उसके ऊपर हो सकता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो ऑप्शन सी आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 195 क किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपकी जो धारा है 195 क, इसका संबंध किससे है? तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी, यानी कि किसी को जो है झूठी गवाही देने के लिए जो धमकी है उसका जो जिक्र है आपकी धारा 195 क में किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं धारा 195 क की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देकर, उत्प्रेरित करके, प्रलोभन यानी कि लालच देकर या मान सम्मान या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी देकर झूठी गवाही दिलवाएगा तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह परिभाषा धारा 195 क की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा धारा 195 का भी यहाँ पे विवरण दिया गया, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट यह धारा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए जो है कम से कम 5 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय यानी कि चैप्टर 12, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों संबंधी अपराधों से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों संबंधी अपराधों से संबंधित है आपका भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 230 के अनुसार भारतीय सिक्के में क्या सम्मिलित है? तो धारा 230 के अनुसार भारतीय सिक्के में सम्मिलित है कंपनी का रुपया और फर्रुखाबादी रुपया, यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी और सी दोनों है बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान में जो फर्रुखाबादी रुपया वह उपयोग में नहीं लाया था, परंतु धारा 30 के अंतर्गत इसका जिक्र है भारतीय रुपये में, भारतीय सिक्के में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कंपनी का रुपया और फर्रुखाबादी रुपया, यानी कि बी और सी दोनों सही आपका है। तो यह हमारा पहला बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का पार्ट 1 था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।